दिल्ली के पश्चिमी इलाके में बसा अशोक विहार एक मध्यम वर्गीय कॉलोनी थी, जहां सुबह के समय सड़कों पर बच्चों की स्कूल वैनें, काम पर जाते लोग और सब्जी बेचने वालों की आवाजें एक साथ गूंजा करती थी। गर्मियों की एक सुबह थी, जब शारदा देवी अपने फ्लैट की खिड़की के पास बैठी थी। उम्र होगी कोई 65 के आसपास, लेकिन चेहरे पर थकावट और आंखों में ऐसा खालीपन कि जैसे वो 65 साल नहीं, बल्कि 65 सदियां जी चुकी हों। शारदा का बेटा मोहित एक प्राइवेट बैंक में नौकरी करता था। बहू नीलम सरकारी स्कूल में टीचर थी और दो बच्चे, आयुष और रिद्धिमा, दोनों मोबाइल और टेबलेट में उलझे रहते। शारदा अब बस घर के एक कोने में सजावट की चीज बनकर रह गई थी। सुबह के 9 बजे थे, घर में सब काम पर जाने की जल्दी में थे। नीलम ने झुंझलाते हुए कहा, मम्मी जी देखिए ना, दूध उबल गया, आप ख्याल तो रखती नहीं किसी चीज का। शारदा कुछ कहने को हुई, फिर चुप हो गई। उसने सिर्फ सिर झुका लिया। ये पहला मौका नहीं था, रोज कुछ ना कुछ ऐसा होता। माँ, मेरा टिफिन कहाँ है? मोहित ब्रीफ केस समेटते हुए चिल्लाया। तुम्हारी माँ कोई मशीन थोड़ी है बेटा, सब कुछ अकेले देखेगी। नीलम ने ताना मारा। शारदा ने बिना कुछ कहे उसका टिफिन पकड़ाया। मोहित ने ले लिया, पर आंखों में न माँ के लिए कोमलता थी, न कोई आदर। तीन लोग घर से निकल गए, बच्चे अपने रूम में। शारदा धीरे से किचन में गई, गैस बंद की और बैठ गई अपनी चाय के प्याले के साथ। खामोशी ने फिर से घर को पकड़ लिया था। शारदा अक्सर सोचती, क्या यही जीवन बचा है मेरे लिए? जब मोहित छोटा था तो वो हर बात माँ से पूछता, खेलता, खाना साथ खाता। नीलम जब नई नई बहू बनकर आई थी तो कितनी नम्र और मधुर थी। फिर क्या हुआ? क्या समय ने सब बदल दिया, या शारदा ही कहीं पीछे रह गई? उसी कॉलोनी की दूसरी बिल्डिंग में एक और बुजुर्ग महिला रहती थी, कमला जी। वो शारदा की पुरानी सहेली थी। हफ्तों से उनकी बात नहीं हुई थी, मगर आज शारदा ने सोचा, चलो उनके पास चली जाती हूँ। कमला जी का घर भी शांति से भरा था, लेकिन एक अलग तरह की शांति। वहां कम से कम कोई कड़वाहट नहीं थी। उनका बेटा विदेश में था, पर हर हफ्ते वीडियो कॉल करता था। बहू और पोता भी बात करते थे। शारदा ने शारदा ने चाय पीते हुए अपनी हालत कमला को बताई, तो कमला जी ने कहा, बहू बेटे से उम्मीदें मत खो शारदा, बस बस खुद को मत खो। अपने लिए जियो, थोड़ा लिखो, थोड़ा पढ़ो, सुबह की सैर करो या किसी क्लब में जुड़ो। शारदा को ये बातें उस समय समझ नहीं आई, लेकिन उस दिन के बाद वो कमला जी से मिलने रोज जाने लगी। इधर नीलम को ये बात खटकने लगी, आपका तो अब नया परिवार हो गया है, हमारी कोई जरूरत ही नहीं रही। उसने ताना कसा। शारदा चुप रही, लेकिन उसकी आंखों में पहली बार कोई हल्की सी चमक थी, जैसे किसी ने उसे दोबारा जीना सिखा दिया हो। मगर सब कुछ इतना आसान कहाँ होता है। एक दिन जब शारदा टहलकर लौटी तो घर में बहस चल रही थी। आयुष स्कूल से नहीं गया था, मोबाइल में गेम खेलने के चक्कर में होमवर्क भी नहीं किया था। नीलम चिल्ला रही थी, मोहित टीवी देख रहा था और रिद्धिमा चुपचाप एक कोने में थी। मम्मी जी, देखिए ना कैसे बच्चे बिगड़ते जा रहे हैं, ना संस्कार है ना समझदारी। आप ही बताइए क्या करूं? नीलम ने झुंझलाकर कहा। शारदा ने धीरे से कहा, जब बच्चा मोबाइल को माँ बाप समझ ले तो गलती उसी की नहीं होती, माँ बाप की होती है जो समय नहीं देते। एक क्षण के लिए कमरे में सन्नाटा छा गया। मोहित ने टीवी बंद किया। नीलम ने गहरी सांस ली। अगले दिन शारदा ने बच्चों के साथ साथ बैठकर कहानी सुनाई, राजा हरिश्चंद्र की। रिद्धिमा ने पूछा, दादी क्या आजकल के लोग भी ऐसे होते हैं? शारदा मुस्कुरा दी, कुछ लोग आज भी होते हैं बेटा, मगर बहुत कम। वो क्षण था जब एक नया रिश्ता बन रहा था, बच्चों और दादी के बीच। मगर यही तो शुरुआत थी। शारदा अब पहले जैसी नहीं रही थी। उसकी दिनचर्या में बदलाव आ चुका था। सुबह उठते ही वो पार्क जाती, कुछ और बुजुर्ग महिलाओं से बातें करती, दोपहर को कमला जी से मिलती और शाम को बच्चों को कहानियां सुनाती। ये सब धीरे धीरे ही सही, पर घर के माहौल में हल्का परिवर्तन ला रहा था। रिद्धिमा अब रोज स्कूल से लौटते ही दादी के पास बैठती और अपने दिन भर की बातें साझा करती। आयुष थोड़ा अनमना था, पर वो भी कहानी के बहाने दादी के करीब आने लगा था। एक शाम शारदा ने रिद्धिमा से पूछा, बेटा जब तुम बड़ी हो जाओगी तो मम्मी पापा को समय दोगी? रिद्धिमा ने मासूमियत से कहा, हाँ दादी, मैं तो आप जैसी बनूंगी जो सबका ध्यान रखती हैं। उस जवाब ने शारदा के अंदर कुछ पिघला दिया। उसके भीतर जमा हुई बरसों की बर्फ जैसे कुछ सेंटीग्रेड नीचे पिघलने लगी थी। उसी रात मोहित और नीलम अपने अपने कमरों में थे। दोनों के बीच बातों की जगह अब मोबाइल ने ले ली थी। शाम का समय था, पर कोई साथ नहीं बैठा था।
न चाय साथ पी गई, न बच्चों की पढ़ाई की बात हुई। नीलम फोन पर रील्स देख रही थी, मोहित कोई फाइनेंशियल रिपोर्ट पढ़ रहा था। शारदा कमरे में आई और बोली, मैंने सोचा था आज रात सब साथ बैठकर खाना खाएंगे। बहुत दिन हो गए ना। मोहित ने सर उठाया और कहा, अभी नहीं माँ, मैं थोड़ा बिजी हूं। नीलम ने भी हल्की मुस्कान देकर टाल दिया। शारदा चुपचाप लौट गई। लेकिन उस रात उसने कमला जी को फोन किया और बोली, अब मन करता है कहीं बाहर निकलूं, किसी वृद्धाश्रम में जाऊं जहां लोग बातें करें, मेरी बातें सुने। यहां तो मैं दीवारों से ही बात करती हूँ। कमला जी ने समझाया, बेटी, वृद्धाश्रम कोई गलत जगह नहीं, पर घर से बढ़कर कोई ठिकाना नहीं होता। कभी कभी हमें दूसरों की नहीं अपनी सोच बदलनी होती है। शारदा ने तय किया, वो हारेगी नहीं। वो केवल दादी या मां बनकर नहीं, एक महिला बनकर जिएगी। अगले दिन उसने पास की एक लाइब्रेरी में सदस्यता ली। फिर धीरे धीरे वह अपनी पुरानी रुचियों की ओर लौटी। कराई, बुनाई, कहानियां लिखना। उसके भीतर कुछ नया जम ले रहा था। इधर नीलम का दफ्तर में काम का बोझ बढ़ता जा रहा था। कभी कभी वो थकी हारी घर लौटती और शारदा एक कप गर्म चाय लेकर उसके पास आ जाती। नीलम कभी मुस्कुरा देती, कभी खामोश रह जाती। मगर एक दिन जब नीलम की स्कूल में बड़ी गलती के कारण उसकी सीनियर ने सबके सामने डांट लगा दी, तो वो घर लौटकर बुरी तरह फूट फूट कर रोई। और आश्चर्य की बात यह थी कि पहली बार वह शारदा के गले लगकर रोई। शारदा ने उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, बेटी, रो ले, आंसू बहने दो, यही तो इंसान को हल्का करते हैं। उस दिन के बाद नीलम ने मां की आंखों में कुछ और देखा, कड़वाहट नहीं, स्नेह। और शायद अफसोस भी कि इतने सालों में उसने कभी इस औरत को मां की तरह अपनाया ही नहीं। वहीं मोहित का ट्रांसफर गुरुग्राम के हेड ऑफिस में हो गया था। वहां की भागदौड़, ट्रैफिक, नए टारगेट, और एक दिन अचानक तेज बुखार ने उसे जमीन पर ला दिया। जब डॉक्टर ने कहा कि उसे कुछ दिन आराम चाहिए, तो मोहित का दिमाग एकदम खाली हो गया। अस्पताल से छुट्टी के बाद जब वो घर लौटा, तो मां ने उसका हाथ पकड़कर कहा, तू बेटा नहीं होता तो शायद मैं कब की टूट जाती। अब जब तू थका है तो मेरी बारी है तुझे संभालने की। मोहित की आंखों में पानी आ गया। पहली बार उसने मां के हाथों को माथे से लगाया और कहा, माफ करना मां, बहुत देर कर दी तुम्हें समझने में। मगर कहानी यही नहीं रुकी। आयुष की 10वीं की परीक्षा थी। दिन भर वह पढ़ने की जगह मोबाइल पर लगा रहता। शारदा ने समझाया, लेकिन उसका ध्यान नहीं बदला। एक दिन जब वह रात को गेम खेलते खेलते नींद में गिर गया और उसका सिर बेड से टकरा गया, तो घर में हंगामा मच गया। डॉक्टर ने चेतावनी दी, बच्चा मानसिक तनाव में है, उसे गाइडेंस चाहिए, प्यार चाहिए, ध्यान चाहिए, नहीं तो बात आगे और भी गंभीर हो सकती है। उस दिन नीलम ने खुद को एक आईने में देखा, एक मां जो अपने बच्चे को पाल तो रही थी, पर प्यार नहीं दे रही थी। एक बहू जो घर चला तो रही थी, पर मां को जगह नहीं दे रही थी। एक पत्नी जो पति से शिकायत तो करती थी, पर साथ नहीं चल रही थी। रात को शारदा ने फिर रिद्धिमा और आयुष को साथ बैठाकर कहानी सुनाई। पर इस बार कहानी थी एक भुला हुआ बेटा जो अपनी मां को वृद्धाश्रम छोड़ आता है और फिर एक दिन खुद अपने बेटे से वही व्यवहार पाता है। कहानी के अंत में शारदा ने कहा, हर पीढ़ी अगली पीढ़ी को वही देती है जो उसने अपने माँ बाप से सीखा होता है। सोच लो, तुम क्या सिखाना चाहते हो। रिद्धिमा की आंखों में आंसू थे, आयुष चुप था। मगर उस रात पूरा घर एक साथ खाने की मेज पर बैठा था। उस रात पहली बार घर की डाइनिंग टेबल पर पांचों लोग साथ बैठे थे। थालियों में खाना था, पर दिलों में भावनाओं की उथल पुथल। किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन वो मौन उस रात की सबसे ऊंची आवाज था। मोहित ने रोटी का टुकड़ा तोड़ते हुए कहा, माँ, तुम्हारी खिचड़ी जैसी कोई नहीं बनाता। शारदा मुस्कुराई, एक फीकी थकी हुई मुस्कान, लेकिन उसमें सुकून था। अगले कुछ दिनों तक घर का माहौल हल्का रहने लगा। नीलम अब स्कूल से आकर चाय माँ के साथ पीती। रिद्धिमा और आयुष स्कूल से लौटते ही दादी को गले लगाते। और मोहित, वो अपनी माँ के पास ज्यादा बैठने लगा। मगर जीवन कभी एक रेखा पर नहीं चलता। एक सुबह कमला जी की तबीयत अचानक बिगड़ गई। शारदा दौड़ी दौड़ी अस्पताल पहुंची। डॉक्टर ने कहा, उम्र ज्यादा है, हार्ट अटैक था, रिकवरी कठिन है। शारदा उनकी आईसीयू के बाहर बैठी रही। घंटे बीतते गए। कमला जी वही थी जिन्होंने शारदा को खुद से जुड़ने का रास्ता दिखाया था। अब वो जीवन के अंतिम मोड़ पर थीं। अगले दिन सुबह जब शारदा उन्हें देखने आईसीयू गई, तो कमला जी ने आंख खोलकर सिर्फ दो शब्द कहे, जियो शारदा। और फिर एक लंबी सांस के बाद सब शांत हो गया।
शारदा के भीतर कुछ टूट गया। वो दिन उसके लिए एक और चुप्पी ले आया, मगर इस बार ये चुप्पी भीतर से जागती थी। वो चुप्पी जो जीवन को देखने की दृष्टि बदल देती है। कमला जी की अंतिम क्रिया से लौटकर शारदा ने अपने कमरे की अलमारी से पुराने कागज निकाले। कहानियां जो उसने कभी अधूरी छोड़ी थी। उसने तय किया, अब वो सिर्फ माँ या दादी नहीं, एक लेखक भी बनेगी। वो अपने जैसे हर बुजुर्ग के लिए लिखेगी जो जीते तो हैं मगर महसूस नहीं किए जाते। उधर मोहित की नौकरी में नया प्रोजेक्ट आया। मुंबई शिफ्ट का प्रस्ताव। अच्छा पैकेज, नई जिम्मेदारियां, मगर सवाल था, माँ को ले जाएं या यहीं छोड़े। नीलम बोली, मम्मी जी को यहीं छोड़ना ठीक नहीं। अब वो अकेली नहीं है, हमारे जीवन का हिस्सा है। मोहित चुप रहा। फिर एक दिन उसने माँ से कहा, माँ, हम सब मुंबई शिफ्ट हो रहे हैं, आप भी चलिए। लेकिन अगर आप नहीं चलना चाहें तो। शारदा ने मुस्कुरा कर कहा, मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ बेटा, लेकिन अब मैं खुद को भी साथ लेकर चलूंगी। मुंबई में नई शुरुआत हुई। छोटा सा फ्लैट, समुद्र की हवा और एक नई कॉलोनी। मगर इस बार सब साथ थे। रिद्धिमा और आयुष ने नए स्कूल में दाखिला लिया। मोहित ऑफिस में व्यस्त था। नीलम भी नए स्कूल में एडजस्ट कर रही थी। मगर एक दिन रिद्धिमा स्कूल से रोती हुई लौटी। कुछ बच्चों ने उसकी दादी को बूढ़ी औरत कहकर चिढ़ाया था। मेरी दादी ऐसी नहीं है, उसने चिल्लाकर कहा था। शाम को रिद्धिमा माँ की गोद में सिर रखकर बोली, मम्मी, क्या बूढ़े लोग बोझ होते हैं? नीलम चौंकी। शारदा कमरे के बाहर खड़ी सब सुन रही थी। नीलम ने रिद्धिमा को सीने से लगाकर कहा, नहीं बेटा, बूढ़े लोग वो होते हैं जिनकी छांव में हम बड़े होते हैं, जैसे पेड़ की छांव, जिनसे फल भी मिलते हैं और ठंडक भी। रात को शारदा ने वो सुना और उसकी आंखें भर आईं। उसी रात उसने डायरी में एक वाक्य लिखा, मैं अब सिर्फ जी नहीं रही, मैं अब सुनी जा रही हूं। कुछ महीनों बाद शारदा की एक कहानी एक प्रसिद्ध हिंदी पत्रिका में छपी, चुप्पियों की आवाज। उसमें वही लिखा था जो उसने वर्षों में सब बिना बोले, बिना शिकायत के। पाठकों की प्रतिक्रिया अप्रत्याशित थी। अनेक वृद्धों ने पत्र भेजे, कॉल किए और अपनी भावनाएं साझा की। अब शारदा सिर्फ मोहित की मां नहीं, हजारों बुजुर्गों की आवाज बन चुकी थी। शारदा की कहानी, चुप्पियों की आवाज, ने जैसे एक सोते समाज की नींद तोड़ दी थी। कॉलोनियों में वृद्ध महिलाओं की चर्चाएं शुरू हो गई। टीवी चैनलों में बुजुर्गों के अधिकार जैसे विषय पर बहस होने लगी। और सबसे अनमोल था उन बेटों और बहुओं का संदेश जो पहली बार मां के पैर छूते हुए शर्मिंदा थे। मगर शारदा अब प्रसिद्धि से नहीं, सार्थकता से जुड़ी थी। उसने शहर के एक साहित्य क्लब में मौन संवाद नाम से एक साप्ताहिक बैठक शुरू की, जहां बुजुर्ग और युवा साथ बैठकर सिर्फ सुनते थे, बिना टोक के, बिना जजमेंट के। पहली ही बैठक में 20 लोग आए, अगली में 50, और फिर धीरे धीरे ये एक आंदोलन बन गया। एक दिन मीडिया से एक लड़की शारदा से मिलने आई। शारदा जी, आपसे मिलने आई हूँ। आपकी कहानी ने मुझे मेरे दादाजी की याद दिला दी। जब तक वो जिंदा थे हम उन्हें बेकार समझते रहे, और आज जब वो नहीं है तो उनका कमरा सबसे ज्यादा खाली लगता है। शारदा ने उसका हाथ पकड़कर बस इतना कहा, बेटा, चुप्पियां जब बोलती है तो सिर्फ दर्द नहीं, जान भी देती हैं। बस कोई सुने तो सही। इधर मोहित और नीलम दोनों को अब समझ आ चुका था कि माँ के पास रहने का अर्थ सिर्फ देखभाल नहीं, आत्मा की उपस्थिति होती है। नीलम अब रोज सुबह माँ के साथ बैठती, दोनों मिलकर पूजा करती, रसोई साझा करती और कभी कभी चुपचाप बैठकर चाय पीती। मोहित अब माँ को अरे माँ नहीं, माँ जी कहने लगा था। एक दिन जब ऑफिस में उसका प्रमोशन हुआ तो उसने फूलों का गुलदस्ता सबसे पहले शारदा को दिया। आपने ही सिखाया कि जिंदगी भागने से नहीं, थमकर जीने से चलती है। मगर कहानी अभी पूरी नहीं हुई थी। रिद्धिमा की स्कूल में फैमिली वीक, हाँ, जिसमें बच्चे अपने परिवार के किसी सदस्य को मंच पर लाकर उनके योगदान के बारे में बताते थे। रिद्धिमा ने सबसे सामने जाकर कहा, मेरी दादी मेरी सबसे बड़ी हीरो हैं। उन्होंने सिखाया कि चुप रहना कमजोरी नहीं, समझदारी है। उन्होंने हमारी मम्मी को माँ बनना सिखाया, पापा को बेटा बनना और हमें इंसान बनना। सारा हॉल तालियों से गूंज गया। शारदा की आंखों से आंसू निकल आए, पर इस बार वो दुख के नहीं थे। वो थे उस स्वीकृति के जिसकी उसने उम्र भर कामना की थी। उसी शाम घर लौटते हुए शारदा ने डायरी में लिखा, एक चुप स्त्री ने जब बोलना सीखा तो एक घर बोलने लगा, फिर एक कॉलोनी और फिर एक शहर। मैं एक चुप्पी नहीं थी, मैं एक शहर थी, और अब मैं जाग चुकी हूं। महीनों बाद एक सुबह की बात है।
शारदा की उम्र अब 70 को छू रही थी। उसने चश्मा उतारा, डायरी बंद की और खिड़की से बाहर देखा। समुद्र शांत था, बिल्कुल उसके मन की तरह। उसी दिन उसकी किताब छपी, चुप्पियों का शहर, और उसकी पहली प्रति उसने कमला जी की तस्वीर के सामने रख दी। देख कमला, तूने कहा था ना, जियो शारदा, आज मैं सच में जी रही हूं। अगर चुप्पियों का शहर ने आपके दिल को छुआ, आपकी आंखें नम की, या कहीं भीतर कोई पुरानी याद जगा दी, तो इस कहानी को एक प्यार भरा लाइक जरूर दें। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, क्योंकि शायद किसी और की चुप्पी भी इसी कहानी से बोल उठे। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप अगली ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानी मिस न करें। कमेंट में जरूर बताएं कि इस कहानी में आपके दिल को सबसे ज्यादा क्या महसूस हुआ। आपकी हर प्रतिक्रिया हमारे लिए एक नई कहानी की राह बनाती है। आपका साथ ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। धन्यवाद।